नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4 के अंदर आज हम मौद्रिक नीति की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मौद्रिक नीति की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक नीति अर्थात अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग एवं मुद्रा की पूर्ति का संचालन एवं नियंत्रित करने संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहा जाता है। जो अर्थतंत्र है उसके अंदर मुद्रा जो रुपया है उसकी मांग कितनी है, उसके आधार पर उसकी पूर्ति का संचालन करना है, उसका नियंत्रण करना है। ये जो भी देख रेख होगा उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। मुद्रा की मांग और पूर्ति में असंतुलन हो तो अर्थतंत्र में मुद्रास्फीति या मंदी सर्जित होती है। कैसे? जब मुद्रा की मांग या पूर्ति में किसी भी प्रकार का असंतुलन पाया जाए, बहुत ज़्यादा कमी या बहुत ज़्यादा वृद्धि, अगर लोगों के पास अधिक पैसे आ गए हों तो लोग खरीदी करना शुरू कर देते हैं। तो जब लोग खरीदी अधिक करने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति में मुद्रास्फीति सर्जित होती है। आपको पहले भी मैं परिभाषा बता चुका हूँ। सामान्य शब्द में, सामान्य अर्थ में भाव वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति। जब लोगों की खरीदी बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, वस्तु की कीमत जब बढ़ती है विद्यार्थी मित्रों तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है। लेकिन अगर उसके विपरीत में हम जाएं कि अगर जो मुद्रा है वह लोगों के पास नहीं है तो लोग वस्तु की खरीदी नहीं करेंगे, और जब लोग वस्तु की खरीदी नहीं करेंगे तब उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी, मतलब मुद्रास्फीति सर्जित नहीं होगी। ऐसी परिस्थिति में मंदी का सामना हमें करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्य को प्रवाहित करता है तथा अर्थतंत्र में अस्थिरता लाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश की बात करें, दूसरे देशों के साथ बात करें, तो जो मुद्रा का मूल्य है वह क्या होगा? चलन मुद्रा के रूप में रहेगा, चलता रहेगा, प्रवाहित होता रहेगा। अगर हम पैसे को एक जगह जमा करके रखें, बंद करके रखें, तो उसमें ग्रोथ नहीं होने वाला, उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम उसे अर्थतंत्र में लेन देन बनाए रखें, ले बेच बनाए रखें, वस्तु की खरीदी करें, उसका विक्रय करें, मतलब पैसे को कुल मिला जुला के हम अर्थतंत्र में घुमाएं, तो उस पैसे से हमें भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा और दूसरे लोगों को भी लाभ होता है। भारत में शुरुआत के वर्षों में मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रा का प्रमाण, मूल्य और स्वरूप को नियंत्रित करना था। जो शुरुआती दौर था भारत में मौद्रिक नीति को लेकर, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मुद्रा का प्रमाण है उसके मूल्य में और उसके स्वरूप में नियंत्रण करना था। इस तरह से वर्तमान समय में मौद्रिक नीति का उपयोग साख सर्जन पर नियंत्रण के लिए होता है। अब इस तरह से प्रस्तावना पूरा हुआ। अब हम परिभाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक नीति क्या है। वह मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम मतलब बिल्कुल सही कदम, ठीक है, जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में परिवर्तन लाए। मौद्रिक सत्ता द्वारा लिए गए ऐसे सचोट कदम जो मुद्रा के भंडार, उपलब्धि और मुद्रा के खर्च में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जो सैद्धांतिक परिभाषा में मौद्रिक नीति है, सामान्य आर्थिक नीति का उद्देश्य सिद्ध करने के लिए सर्वोच्च जो बैंकों की बैंक है, सबसे ऊंची बैंक है, सर्वोच्च बैंक के हस्तक मुद्रा की आपूर्ति को अंकुशित करने वाले साधनों की सुप्रद करने वाली नीति अर्थात मौद्रिक नीति। सरल शब्दों में देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर प्रजा के हित की देखरेख करते हुए आर्थिक स्थिरता के लिए सर्वोच्च बैंक मतलब रिजर्व बैंक, मतलब बैंकों की बैंक, जो अंतिम सहाय की बैंक है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वह क्या करती है? मुद्रा की आपूर्ति अंकुशित करने संबंधित नीति अर्थात मौद्रिक नीति की बात। तो हम मौद्रिक नीति के साधन की चर्चा करेंगे। आप यहाँ इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मौद्रिक नीति के दो साधन, एक परिमाणात्मक साधन
दूसरा है गुणात्मक साधन। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि परिमाणात्मक में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पॉइंट्स गिन लेने हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, परिमाणात्मक में कितने पॉइंट दिए हैं, कुल 7 पॉइंट। और गुणात्मक में कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, अब इनके नाम हम याद करेंगे। सबसे पहले परिमाणात्मक साधन में दिया है बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तीसरा है संकट के समय में स्थिरता लाने की व्यवस्था। चौथा है नगद रक्षित कोष के अनुपात में परिवर्तन। पांचवा वैधानिक तरलता का प्रमाण। छठा है खुले बाजार की क्रियाएं। और जो सातवां है वह है आरबीआई के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि या कमी के प्रमाण को अस्थिरता से मुक्त करने हेतु। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जो गुणात्मक साधन दिया है उसमें पहला पॉइंट है सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है मार्जिन की आवश्यकता, तीसरा है ऋण की अधिकतम सीमा और चौथा है भेदभाव युक्त ब्याज की दर। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इसके अंदर से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके परिभाषा के साथ साथ आपको परिमाणात्मक साधन और गुणात्मक साधन के मुद्दे याद करने हैं।